हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। मेरा नाम अंशुल है और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम की ताजा खबरों पे। देश दुनिया की ताजा खबरों को देखेंगे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग कि क्या है, क्या न्यूज चल रही है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या की पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबर के साथ। आज की पहली खबर को देखते हैं। पहली खबर है आपके पास वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपके पास आता है। ठीक है, सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंडिया का जो रैंक है क्लास वो इंप्रूव हुआ है। जो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन रही है वो क्या है कि इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है। इंडिया एज क्लाइम टू द 40th रैंक इन द इंडेक्स। पिछले 7 साल में 41 रैंक की जंप ली है। ये दुनिया में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी की बात करता हूं, इन द टर्म्स ऑफ जंप की बात करता हूं, इन द टर्म्स ऑफ जो आपने सुधार किया है इतने सालों के अंदर, तो इंडिया एट प्रेजेंटली कितने रैंक पर पहुंच गई है? 40th रैंक। जब 2015 में इस इंडेक्स को निकाला गया था तब भारत कितने रैंक पर था? 81वीं, 81 रैंक पे था। ठीक है, तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल राइट है इसमें आप इनोवेशन के ऊपर काम करते हो। इसमें जो आपके पैरामीटर्स हैं वो क्या है? एरिया ऑफ ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, कि आपने ह्यूमन रिसर्च और कैपिटल पे कितना रिसर्च किया है। बिजनेस सोफिस्टिकेशन आपकी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देश में कैसा है, टेक्नोलॉजिकल आउटपुट आपके पास कैसे निकल कर आ रहे हैं, थिंकिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, इनोवेटिव आइडियाज आपके कैसे हैं, स्टार्टअप्स आपके कैसे चल रहे हैं। इन सबको कलेक्टिवली जब आप कैलकुलेट आउट करते हो तब आप क्या निकालते हो? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालते हो। इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चीजें भी इसमें आप क्या करते हैं, काउंट की जाती है। ठीक है, तो अभी भारत कौन से रैंक पे चला गया? 40th रैंक पे चला गया। ये आपको याद रखना है, जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और निकाला किसने? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला ये। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अभी भी आपका स्विट्जरलैंड है। पिछले 12 साल से लगातार स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, सेकंड वाज सिक्योर्ड बाय द यूएस, फॉलोड बाय स्वीडन, यूके एंड नीदरलैंड्स। और अगले साल अगर आप भारत को 7-8 रैंक और ऊपर देखो तो उसमें कोई अचंबा नहीं होगा क्लास। ठीक है, ये कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। इनफैक्ट पिछले साल से भी हम 7 रैंक आगे गए हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि भारत इंप्रूव कर रहा है हर साल कंटिन्यूसली। हम लोग इसमें प्रोग्रेसिव रहे हैं, इसमें हम बेहतर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आपको पता लगा होगा कि आपका जो रेपो रेट है वो 50 बेसिक पॉइंट से आपका बढ़ गया है। ठीक है, और पिछले 3 साल में अब तक का सबसे हाईएस्ट है 5.90%। कॉन्सिक्वेंटली आपके जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट्स है वो भी 5.65 पे चले गए हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 6.15 पे है। फिक्स रिवर्स रेपो रिमेट अनचेंज एट 3.35%। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि लोन्स महंगे हो रहे हैं। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ही तरीका है क्लास। मैं बहुत बार आपको ये चीज बता चुका हूं कि जैसे जैसे आप लोन महंगे करते, जैसे जैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट बढ़ाती रहेगी, उस वैसे ही आपको मार्केट में आपको फंड्स जो होंगे वो कम लैंड होते हुए दिखाई देंगे। लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। पैसा कम होगा तो वो आगे खर्चा नहीं कर पाएंगे, वो डिमांड नहीं कर पाएंगे। डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई आपकी कम कर दी जाती है उस समय पर। ठीक है, तो सप्लाई के जो रेट्स है उसको कम किया जाता है। इन्फ्लेशन को आप टैकल करो। 7% के आसपास अभी भी भारत में इन्फ्लेशन चल रही है। सो इंडिया इसको टैकल करने में लगी हुई है। आपको कोई अचंबा नहीं होना चाहिए कि अगले 3 महीने के अंदर दिसंबर तक ये आपको 6.50 के राउंड दिख जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने जब बहुत पहले रेपो रेट के ऊपर वीडियो बनाया था, अपना यूट्यूब के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब पहली बार इतने सालों में आपका रेपो रेट इंक्रीज हुआ था। इतने सालों से रेपो रेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सडनली आपको दिख रहा है कि अप्रैल के आसपास आपका पहली बार हाइक हो रहा था। ठीक है, जब उस हाइक को हुआ तो मैंने तब भी कहा था कि ये दिसंबर तक चलेगा, ये तो अभी और चलेगा। उसमें एक लाइन मैंने इस्तेमाल की थी, भैया अभी तो और चलेगा। तो अभी और चलेगा मतलब क्या है कि यहां पर अभी भी ये रेट्स इंक्रीज होंगे अनटिल अनलेस, जब तक आपने जो टारगेट रखा कि आप इन्फ्लेशन रेट को 6% या उससे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आफ्टर मेजर क्या होता है। ठीक है, आफ्टर मैथ्स इसका क्या है। चलिए जी, वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी एक और ट्रेन आपकी फ्लैग ऑफ की गई है। ये गांधीनगर से निकली है और ये ट्रैवल कहां तक करेगी? गांधीनगर से लेके मुंबई सेंट्रल तक। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है क्लास। पहली आपकी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में थी, दूसरी नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी में थी। ठीक है, इसे आपकी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया क्लास। ये जो इस बार आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये ज्यादा बेटरली इंप्रूव्ड बनाई गई है। इसके कोचेस की सिटिंग्स बहुत कंफर्टेबल रखी गई हैं। लगेज एरिया मूवेबल रखा गया है। जो विंडोज है उसको और ब्रॉड किया गया सो दैट आप बाहर देख सके और ज्यादा बेटर व्यू आप ले सके। ठीक है,
160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को ये आराम से जो है अटेन कर सकती है। हालांकि आपकी जब वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी तो इसे 180 किलोमीटर पे ट्रायल रन दिया गया था, तो बट अभी भारत में ट्रैक्स उतने सक्षम नहीं बिछ पाए हैं, थोड़ा सा भी ट्रैफिक को भी मैनेज करना थोड़ा सा इश्यू है अभी इंडिया के अंदर, इसलिए अभी आपको भारत में भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं दिख रही है। बट ये एक शुरुआत है, आप देख रहे हो। ऐसे भी आपके नरेंद्र मोदी ने इस साल का जो बजट था उसमें कहा था कि हम अगले 4 साल के अंदर 3 साल के अंदर 400 वंदे भारत एक्सप्रेस रन करेंगे। तो अभी तो 3 ही चल रही है, 2022 खत्म होने को है, बट बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत की बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से क्या हो जाएंगी, रिप्लेस कर दी जाएंगी। आपका टूरिज्म, आपका जो गुड्स मूविंग, जो आपकी टूरिज्म है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इससे इंप्रूव होता है, तो इट्स अ बिग मूव। तो आपके देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इस ट्रेन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपके पास, द यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री रिलीज अ रिपोर्ट ऑफ इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। 2022 के स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं कि टूरिज्म का भारत में क्या हिसाब किताब चल रहा है। ये 27 सितंबर को दिया गया जब दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे था। इसके अनुसार महाराष्ट्र और तमिलनाडु दो सबसे मोस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स के साथ रहे, 1.26 मिलियंस एंड 1.23। तो तमिलनाडु में 1.23 है, महाराष्ट्र है 1.26, ठीक है। 2021 का डाटा है। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं एनआरआईज की भी बात कर रहा हूं तो उसका भी नंबर 52.6% से बढ़ा है। तो भारत में टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, भारत में टूरिज्म वापस आ रहा है। कोविड में हिट हुए थे हम लोग, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोग हैं, बट बहुत लंबे समय से हम 5-6 पर है। तो इसको इंप्रूव करने के ऊपर जद्दोजहद लगी हुई है, ठीक है। इसमें और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जैसे वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को, भारत दर्शन आपको देखने को मिलेगा, आपकी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं इसके लिए, ठीक है। स्पेशल सर्किट डिजाइन किए जा रहे हैं, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको दिखेगा कि बढ़ रहा है भारत में, और ये आगे जाके होगा भी, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी भारत में बढ़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई फॉरेनर या कोई व्यक्ति टूरिज्म के लिए निकलता है तो वो यूनेस्को की साइट पर उस कंट्री की साइट्स को विजिट करता है। तो जितनी ज्यादा आपके पास यूनेस्को की साइट्स होंगी उतना टूरिज्म होगा। जैसे इटली, चाइना, यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिज्म है। रीजन एक इसका बहुत बड़ा ये है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसके बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे नंबर इसमें आपको दिखेगा कि इटली में 70 के अराउंड है, चाइना के अंदर भी 60 प्लस है, ठीक है। तो जितनी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होगी उतना ही ज्यादा आपका टूरिज्म प्रमोट होगा, और बहुत अच्छा फॉरेन इनकम का सोर्स होता है ये, ठीक है। तो इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। लेट अस सी कोविड के बाद ये एक अच्छा जंप है, आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आपके भंडारू विल्सन बाबू, ये आपके मेडागास्कर के लिए नए एम्बेसडर चुने गए हैं। बैंकिंग में ऐसी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जस्ट फ्लैश न्यूज मैं चाहता था कि आप लोग इसको देखें समझे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो मेडागास्कर के न्यू एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, आपके भंडारू विल्सन बाबू, ठीक है, इज द पर्सनैलिटी। नेक्स्ट समांथा क्रिस्टोफोर्टी, ये इटालियन एस्ट्रोनॉट है, ये फर्स्ट वीमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम सितंबर 20। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। समांथा क्रिस्टोफोर्टी ये पहली महिला बनेगी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या करेंगी, आपके रन करेंगी, ठीक है, उनको कमांड संभालेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, शी इज द चार्मिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। चल नेक्स्ट आपके पास है नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस, ये आपके पास भारत के अंदर है 1 अक्टूबर को। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर पेंशन रिफंड जो रेगुलेटरी है ये हमारे पास है क्लास, ठीक है। तो ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसे पीएफआरडीए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं नेशनल पेंशन जो सिस्टम है आपका, ठीक है। इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाता है कि आप अपने पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में तो हमें पेंशन मिल रही है ना, टिपिकली सो कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार गवर्नमेंट सेक्टर ही ऑर्गेनाइज, तो कई प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है जो पेंशन, पीएफ, मेडिकल सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि आप जब बुढ़ापे की तरफ जाते हो तो यू शुड हैव योर ओन इनकम ऑफ सोर्सेज। तो आप काफी देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जो अटल पेंशन योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं भारत के अंदर, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट भी डालेगी, ताकि जब आप 60 साल के हो जाएगी तो एक सिक्योर कंटिन्यूस इनकम आपको उस समय के बाद मिलती रहे, ठीक है। तो ये दिन उसी में आप लोगों को प्रेरित करता है कि सिटीजन्स वेदर वर्किंग प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स to plan towards the creating pension corpus to ensure the financial sound future after the retirement। जब तक काम कर रहे हो तब तक तो सब कुछ मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, मान मिल रहा है, तब तक सब सिस्टम बेटर है, बट
जिस दिन बुढ़ापा हिट करता है, जिस दिन रिटायरमेंट हो जाती है, उस दिन फाइनेंसिस भी रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आप लोगों को उसके ऊपर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपको दिख रहा है आफ्सपा एक्सपेंडेड इन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल है क्लास। आपके आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 आफ्सपा, इसे 12 डिस्ट्रिक्ट जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, उसमें अगले 6 महीने के लिए इसको दोबारा से क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। इसकी एक्सटेंशन हुई है क्लास, ये बहुत लंबे से एक्सटेंशन में है। और प्रॉब्लम यह है कि इसके खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह भी होता रहता है कि आफ्सपा के अंदर आपके मिलिट्री पर्सनल्स को बहुत ज्यादा पावर दी जाती है, सर्च वारंट्स का दिया जाता है, शूट करने की पावर दी जाती है, डिटेन करने की पावर दी जाती है। अगर आपको कोई भी एंटी गवर्नमेंट और कोई ऐसी एंटी सर्जन जो मूवमेंट्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज है, अगर आपको ऐसा दिखता है, आपको शक है, यू कैन टेक द कॉल एट योर ओन। उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, उसके लिए आप कॉल अप नहीं हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने इसको मार्क आउट भी सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही किया है। ठीक है, क्योंकि फिलहाल भारत में जिस एरियाज के अंदर आपको आसपा के इतने जबरदस्त रूल्स दिखाई दे रहे हैं, वो आपको यही मेजर रीजन है। कंट्रोवर्सी भी इसकी बहुत रही है, बट इसको दोबारा से क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो बस याद रखना, सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के। पहले पूरे 7 ईस्टर्न स्टेट्स में था, धीरे धीरे करके इसको कम किया गया है। काफी स्टेट्स से बाहर जा चुके हैं, लेकिन कुछ एरियाज अभी भी पेंडिंग है, तो वहां पे एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको कंटिन्यू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सीबीआई स्मैशेस ड्रग नेटवर्क, इससे नाम दिया गया है ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, एक ना बहुत पिछले साल एक पेपर में आ गया था कि ऑपरेशन रोज क्या है। ऑपरेशन रोज, रेड रोज, ऑपरेशन रेड रोज, ये पंजाब गवर्नमेंट ने उस समय चलाया था ताकि ड्रग की जो प्रॉब्लम्स है उसे यहाँ पे भारत में खत्म किया जा सके। पंजाब के एरिया में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑपरेशन रेड रोज चलाया गया था। हमें जर्नली कोई पूछ लेना ऑपरेशन रेड रोज क्या है, तो हमें लगेगा कि गुलाब उगाने का कोई सिस्टम है, बट नहीं, ऑपरेशन का नाम था। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि ऑपरेशन गरुड़ एक बहुत जबरदस्त नेशनल लेवल पर आपके सीबीआई ने प्रोग्राम चलाया था कि वो इंटरनेशनल लिंकेज जो ड्रग्स की है उसको तोड़ सके। ठीक है, सो इंटरपोल की मदद ली, फुटप्रिंट्स लिए गए, हर जगह पे इसको ट्रैक किया गया, और आज की डेट में एक बहुत बड़े लेवल पर आपकी जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको रोका गया है। ठीक है, इसे और भी इंप्रूव किया जा रहा है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, काफी सारे एरियाज है जिससे बहुत बैडली हिट है, तो इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि टोटली डिसमेंटल हो चुका है, लेकिन ये अभी बहुत लंबे समय तक करेगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि ऑपरेशन गरुड़ किस चीज से रिलेटेड है। ये आपके जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको डिसमेंटल करने, उसको खत्म करने के लिए इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट पुलामपरा, ये आपके तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। ठीक है, यहां पर पहला गांव बना है जो टोटली डिजिटली लिटरेट है क्लास, ये आपको याद रखना। पुलामपरा दैट इज इन तिरुवनंतपुरम, ये भारत का पहला गांव बना जो कंप्लीटली डिजिटल लिटरेट है। ठीक है, डिजिटल लिटरेट के अंदर जिसमें लोगों को स्मार्टफोन चलाने आते हैं, वीडियो कॉल्स करने आते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज उनको मिल रही है उनके बारे में उनको जानकारी है, वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, क्योंकि ज्यादातर स्कीमें रिमोट एरियाज के लिए और रिमोट पीपल के लिए ही होती है, रूरल के लिए होती है। उनको बेचारों को ज्ञान नहीं होता, तो उनके पास फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, मिसयूज हो जाता है। वो ड्रग जब वो जो फंड्स हैं वो कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं आता। तो एक बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरीके का लोगों को जागरूक किया गया। तो एक एनएसएस वॉलंटियर्स थे जिन्होंने नियर बाय कॉलेजेस के, तो उन्होंने इस टारगेट को लिया। 3300 से ऊपर रेजिडेंट हैं 14 से 65 वर्ष की आयु के बीच में, जिन लोगों को डिजिटल नॉलेज प्रोवाइड की गई है, ताकि दे शुड बी सेल्फ अवेयर, उन लोगों को पता लगता रहे कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है। प्लस समय के साथ जो आगे चेंजेस आ रहे हैं, समय के साथ जो टेक्नोलॉजी हमें अडेप्ट कर लेनी चाहिए, उसकी तरफ उनको बढ़ाया गया। ठीक है, तो पलामपुरा, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल इन भावनगर, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ये पूछा जा सकता है। आपका पहला भारत का जो कंप्रेस्ड गैस, नेचुरल गैस के ऊपर चलने वाला टर्मिनल है, पूरी दुनिया का पहला, ये गुजरात के भावनगर में आएगा। ये आपके गुजरात भावनगर का टर्मिनल है क्लास। ठीक है, और ये बन कैसे रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, पीपीपी मॉडल पे। ठीक है, तो मुंबई बेस्ड एक कंपनी है आपकी पद्मनाभन मैफेटल मफतलाल ग्रुप्स, और दूसरी आपकी यूके फोरसाइट ग्रुप्स, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है। और तीसरी पार्टी जो इसमें है वो है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर इसका जो प्रोजेक्ट है उसको लिया है। 4000 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है, और 1.5 मिलियन मैट्रिक टन ये यहां पर संभाल पाएगी। तो बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास। दुनिया का पहला सीएनजी बेस्ड टर्मिनल आपके पास कहां पर आ रहा है,
भावनगर, दैट इज इन गुजरात। आपको 3 चीजें याद रखनी है कि इसके पार्टनर्स कौन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें सरकार भी पैसा लगाएगी और प्राइवेट फर्म्स भी पैसा लगाएगी। तो आपके पास पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप मुंबई बेस्ड है, यूके फोरसाइट ग्रुप फॉरनर है, गुजरात मैरिटाइम बोर्ड गवर्नमेंट है आपका जो इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए क्लास, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द टुडेज न्यूज। यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल्स। ठीक है, कोई सजेशन आपका रहे, कोई पॉइंट आपका हो तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वी आर वेरी फ्री फॉर योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर कभी दिन आपके साथ मिलेंगे ताजा खबरों के साथ।